सो हाय एवरीवन। आज वाला लेक्चर है हमारा अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने हम डाइजेशन कर चुके हैं, हम यानी पाचन तंत्र कर चुके हैं, उत्सर्जन तंत्र कर चुके हैं, हम सर्कुलेटरी यानी परिसंचरण तंत्र को भी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इसी के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ही हमारे पास था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डील करेंगे। उसके बाद फटाफट हम अपने श्वसन तंत्र को खत्म करके नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन तंत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे और जो कीट हैं उनके फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम्स हैं उनको देखेंगे। नर्वस और एंडोक्राइन के बाद हमारा एक और बचता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम उसको भी देखेंगे। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वो है रेस्पायरेशन, है ना। रेस्पायरेशन यानी श्वसन। अब अगर आप लोग मेरे साथ पहले लेक्चर से यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो आप ये चीज़ जानते हैं कि कीटों के अंदर श्वसन जो है वो स्पाइरेकल्स के माध्यम से होता है। स्पाइरेकल्स छोटे छोटे होल्स टाइप होते हैं, गैप्स, जो कि एक इंसेक्ट के एब्डोमेन में यानी उदर के क्षेत्र में पाए जाते हैं और उसके माध्यम से वो श्वसन जो है वो करते हैं। तो हम श्वसन तंत्र को ही यहाँ पे आज अच्छे से समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से खोल के पढ़ेंगे कि है क्या, स्पाइरिकल्स क्या काम कर रहे हैं, कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, हो क्या रहा है। तो मैं आपको इसमें एक चीज बताती हूँ। सबसे पहली चीज कि जो इंसेक्ट हैं वो सांस लेते हैं ट्रैकियल तंत्र के माध्यम से, ट्रैकियल सिस्टम के माध्यम से। किसके माध्यम से? ट्रैकियल तंत्र, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सीधे टिश्यूज तक पहुंच जाती है। ठीक है, कोई ऐसा मेजर, जैसे हमारे पास फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, फिशेस के पास गिल्स होते हैं, है ना, वैसे इनके पास ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, कोई अंग नहीं है। स्पाइरिकल्स हैं और ट्रैकियल सिस्टम है। ठीक है, तो जो इंसेक्ट्स हैं पहला पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि जो कीट हैं उनके अंदर श्वसन होगा यानी रेस्पायरेशन होगा ट्रैकियल सिस्टम के माध्यम से। ट्रैकियल सिस्टम के माध्यम से। और ये ट्रैकियल सिस्टम करेगा क्या? ये ट्रैकियल सिस्टम ये करेगा कि ये जो ट्रैकियल तंत्र है ये क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन होती है O2 वो बॉडी के अंदर आएगी और O2 को डायरेक्टली यानी सीधे टिश्यूज के पास पहुंचा देता है, बॉडी टिश्यूज के पास, यानी जो ऊतक हैं उनके पास डायरेक्टली ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ये कर रहा है ट्रैकियल तंत्र। ठीक है। ब्लड जो है उसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी गैसेस नहीं होती हैं। ये तो हम सर्कुलेशन पढ़ चुके हैं। तो सर्कुलेशन में जब हम परिसंचरण तंत्र कर रहे थे वहाँ पे मैं बहुत बार बता चुकी थी कि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो जब हीमोग्लोबिन ही नहीं होता है हीमोलिम्फ में, जो कि इसका सर्कुलेटरी फ्लूइड है, जो इसका परिसंचरण द्रव है, तो जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ बाइंड करेगी? ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं करेगी। तो ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी गैसेस कैरी नहीं होती हैं, सीधे आती हैं और टिश्यूज तक चली जाती हैं ट्रैकियल तंत्र से गुजर के, है ना। तो ब्लड जो है रक्त, और इसका ब्लड क्या है? हीमोलिम्फ। कैरी क्रॉस लगाया है मैंने, ये एक्स नहीं है, ये है क्रॉस, की मतलब ये नहीं है। रेस्पिरेटरी गैसेस हमारे ब्लड के अंदर नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और ब्लड क्या है इंसेक्ट्स का? हीमोलिम्फ होता है ना। इसको हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि कीटों में श्वसन ट्रैकियल तंत्र के माध्यम से होता है, जहां जो ऑक्सीजन है वो सीधा ऊतकों के पास पहुंच जाती है ट्रैकियल तंत्र से, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर घुली हुई नहीं पाई जाती है। अब हम कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इंसेक्ट रेस्पिरेशन के कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि डायरेक्ट रेस्पिरेशन है। सबसे पहली चीज है कि डायरेक्ट रेस्पिरेशन है। पहले एक बार इसको डाल लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ।
डायरेक्ट रेस्पिरेशन है। दूसरी चीज इसमें ट्रैकियल तंत्र होगा। जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो ये जानते हैं कि प्लस एंटी मैं हमेशा प्रेजेंट के लिए लगाती हूँ, माइनस एंटी एब्सेंट के लिए लगाती हूँ। तो ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट है। उसके बाद तीसरी चीज इनके पास क्या होते हैं, स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पर्टिकुलरली रेस्पिरेशन के लिए ही होते हैं, श्वसन में ही रोल प्ले करते हैं। और जो गैस एक्सचेंज होता है ना वो डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। ये इसके 4 कैरेक्टर्स हमने देखे। मतलब सबसे पहली चीज डायरेक्ट रेस्पायरेशन, यानी सीधे रेस्पायरेशन होगा, कोई इनडायरेक्ट कोई रोल नहीं है, कोई ऑर्गन आके अलग से इसमें कुछ रोल प्ले नहीं कर रहा है। सीधे ऑक्सीजन जो भी गैस है वो आएगी, ट्रैकियल तंत्र से पास करेगी, है ना, स्पाइरिकल के माध्यम से अंदर आती है और सीधे ऊतकों तक पहुंच जाती है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो ट्रैकियल सिस्टम है वो प्रेजेंट होगा, ये हम जानते हैं, ट्रैकियल तंत्र होगा। ठीक है, ट्रैकियल तंत्र होगा। इसके बाद इसमें स्पाइरेकल्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और जो गैस एक्सचेंज है, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। डिफ्यूजन वो प्रक्रिया है बेटा जिसमें जो भी गैसेस होती हैं, सबसे पहली बात तो डिफ्यूजन जो है, जो भी गैशियस पार्टिकल्स हैं या लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनके साथ होता है। यहाँ हम गैशियस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, कौन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, है ना, वो क्या करेंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी, आई और पूरे बॉडी के अंदर फैल गई। ठीक है। डिफ्यूजन हमेशा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ काम करती है। मतलब जो घुलनशीलता है उस गैस की बॉडी के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ, इससे आप डिफ्यूजन वगैरह समझ जाएंगे। और ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया होती है जो जिसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि हम डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं तो मैं वर्बली ऑस्मोसिस भी बता रही हूँ। ऑस्मोसिस होता है पानी के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, पानी के अणु, उनका जब डिफ्यूजन हो रहा है उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, एक बात को सुनना, जैसे ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, इस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर, और ये है हमारा बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, ठीक है, ये है वो। ठीक है, होगा क्या कि यहाँ जो है वो गैस की घुलनशीलता बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन, CONC यानी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज वाला एरो लगाया है, मतलब बहुत हाई है। वेयर एज जो इंसेक्ट की बॉडी है, यहाँ पे एक गैस की घुलनशीलता सपोज बहुत ही लो है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मान लो बहुत ज़्यादा है और यहाँ इंसेक्ट की बॉडी में ऑक्सीजन है नहीं। अब होगा क्या कि डिफ्यूजन के माध्यम से पता है क्या होगा कि ये ऑक्सीजन, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ घुलनशीलता ज़्यादा है, तो यहाँ से ये यहाँ इसकी बॉडी के अंदर आएगा, कहाँ, लो कॉन्सेंट्रेशन में। और यहाँ जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो मामला बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ फिर ऑक्सीजन आएगी और टिश्यूज में जगह जगह पे फैल जाएगी। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कभी भी एक दिशा में नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे प्राइम एग्जाम्पल, जब हम घर में धूप बत्ती अगरबत्तियां जलाते हैं तो उनको जब हम जला के रख देंगे तो होता क्या है कि वो पूरे घर में उसकी स्मेल फैल जाती है, उसकी जो खुशबू होती है वो चारों तरफ फैल जाएगी, जहां जहां तक वो जा सकते हैं पार्टिकल्स। तो वो ये नहीं देख रहे कि वो एक ही कोने में जा रहे हैं, दूसरे ही कोने में जा रहे हैं, पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। उसको कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन की कोई डायरेक्शन नहीं है। ये मैंने आपको थियोरेटिकली बताया कि डिफ्यूजन क्या है। ठीक है, इसके बाद हमारे ट्रैकियल सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होंगे हमारे ट्रैकियल सिस्टम के, सुनना। ट्रैकियल सिस्टम के क्या क्या पार्ट होते हैं, सबसे पहले होता है ट्रैकिया। ठीक है, फिर स्पाइरिकल्स, फिर ट्रैकियोल्स, और फिर एयर सैक। इसमें एक चीज करो कि स्पाइरिकल्स को ऊपर डालो, ट्रैकिया को डालना नीचे।
अभी हम देखेंगे डायग्रामेटिकली भी, हम हैंडमेड डायग्राम बना के देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। अब मेरी बात को सुनना, गैस है सीधा आएगी स्पाइरेकल्स के पास, स्पाइरेकल्स से जाएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से और छोटे एरिया में जाएगी ट्रैकियोल, वहाँ पे भी छोटे छोटे एयर सैक अटैच्ड होते हैं, वहाँ एयर सैक में जाएगी और वहाँ से फिर डायरेक्टली पूरी बॉडी के टिश्यूज़ में ये फैल जाती है। ठीक है, हम इसका एक जनरल जो है डायग्राम बना के देखते हैं अभी कि किस तरीके से ट्रैकियल सिस्टम काम करता है। 1 मिनट देना बस। मैं यही बना के दिखाती हूँ। सपोज ऐसे मानो ये एक इंसेक्ट का बॉडी है, ठीक है, इस इंसेक्ट की बॉडी में जो अब्डोमेन वाला एरिया है वहाँ पे एक ये स्पाइरेकल है। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे होते हैं पर एक ये स्पाइरेकल है। ये स्पाइरेकल जो है फिर इस तरीके से एक ट्यूब में टूट जाता है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रैकिया और 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा जिनको हम ट्रैकियोल्स बोलते हैं। और जैसे जैसे इसका ब्रांचिफिकेशन होता है ना, वैसे वैसे इसका डायामीटर जो है वो छोटा होता जाता है और फिर उसके बाद ये यहाँ पे एयर सैक बन जाते हैं। 1 मिनट। इतने इजी इजी डायग्राम्स मैं बना के दिखाती हूँ, इन्हें प्रैक्टिस करके पेपर में बना के आओगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। और डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता पेपर में कि आप बहुत बढ़िया खतरनाक सा कुछ बना के आ जाओ। आपसे लेबलिंग एक्सपेक्ट की जाती है और मोटा मोटा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसको थोड़ा ढंग से दिखा दो कि आपने जो बनाया है वो कुछ कुछ समझ में आ जाए एग्जामिनर को कि हाँ चलो कुछ तो ठीक लिखा है। ठीक है, ऐसा होगा। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं, सुनना मेरी बात। ये जो है ये एक्सटीरियर है, ये बाहर वाला एरिया है, बॉडी के बाहर है ना, एक्सटीरियर। ये जो है ये शरीर के अंदर है, इनसाइड बॉडी। भाई हिंदी वाले हिंदी में लेबलिंग कर लेना, इनसाइड बॉडी यानी शरीर के अंदर। ये जो ओपनिंग है इसको बोलेंगे स्पाइरेकल, जहां से एक्चुअली सबसे पहले गैस जो है वो अंदर आएगी, स्पाइरेकल। इसके बाद यहाँ ये है ट्रैकिया। ये क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया है श्वास नली। ठीक है, ट्रैकिया है श्वास नली। इसके बाद ये हो जाते हैं ट्रैकियोल्स, ये ट्रैकिया की ही ब्रांचिंग है, ये हो जाते हैं ट्रैकियोल्स। ये है TRACHEOLES। और इन ट्रैकियोल्स के पास भी यहाँ होते हैं एयर सैक। ठीक है, यहाँ ये है एयर सैक। अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, वैसे तो हम एग्रीकल्चर से हैं तो हमारे कोर्स में ह्यूमन लंग्स और मानव श्वसन तंत्र का कोई ऐसा रोल नहीं है, पर क्योंकि हमने 12th तक साइंस बायो पढ़ी है तो हम ये जानते हैं कि ह्यूमन के पास फेफड़े होते हैं, है ना। दोनों फेफड़े अटैच्ड होते हैं एक ट्यूब से, बीच में ट्यूब होती है। मोटा मोटा डायग्राम पता है कैसा होता है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, अगर वो कर लोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ऐसा कुछ डायग्राम होता है, इस तरीके का ब्रांचिफिकेशन हो जाता है। यहाँ से दोनों लंग्स होते हैं आपके, इधर की साइड डायाफ्राम होता है, यहाँ आपका हार्ट होता है। ठीक है ना। ये यहाँ पे ये और ज़्यादा ओपन अप होती हैं। ठीक है, एकदम ओपन अप हो जाती हैं ये ट्रैक्यूल्स। और उसके बाद यहाँ छोटे छोटे वो होते हैं, न्यूमेटोसाइट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एयर बैग्स होते हैं, एयर सैक होते हैं, है ना। तो कुछ वैसा सा ही डायग्राम है, बस यहाँ से फेफड़े हटा दो। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये फेफड़े हटा दो, ये हार्ट हटा दो, ये डायाफ्राम हटा दो, ये आपका क्या बच गया? ये बच गया आपका ट्रैकिया, है ना। ये ट्रैकिया और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, जिसको हमने ब्रांचिफिकेशन के बाद क्या बोल दिया? ट्रैक्यूल्स बोल दिया। ये हो गए ट्रैक्यूल्स और इनसे यहाँ छोटे छोटे एयर सैक अटैच्ड हैं, तो ये हो गए एयर सैक। ये लो जी,
ये हो गया हमारा डायग्राम। और यहाँ कहाँ से आ रही है हवा? गैस स्पाइरेकल के माध्यम से। ये बन गया हमारा डायग्राम। बस इसमें क्या इतना टफ, क्या इतनी मैथ, बहुत ईजी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब एक एक की डेफिनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं स्पाइरेकल। सबसे पहला यही है, यहीं से अंदर आती हैं गैसेस। स्पाइरेकल, स्पाइरेकल्स हैं ट्रैकियल सिस्टम की एक्सटर्नल ओपनिंग। जो ट्रैकियल सिस्टम है, हिंदी वाले लिखेंगे ट्रैकियल तंत्र में बाह्य छिद्र कौन होंगे? स्पाइरेकल्स। ट्रैकियल तंत्र में जो बाह्य छिद्र प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ओपनिंग्स, है ना, कितने नंबर ऑफ स्पाइरेकल्स होते हैं? यूजुअली 10 पाए जाते हैं। संख्या में कितने स्पाइरेकल्स होते हैं? तो यूजुअली 10 पेयर होते हैं। कितने? यूजुअली यानी साधारणतया आमतौर पर 10 पेयर्स स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं, 10 जोड़ी। ठीक है, 10 जोड़ी स्पाइरेकल होंगे, उसमें से भी 2 पेयर थोरैसिक होंगे और 8 एब्डोमिनल होते हैं। 2 पेयर होते हैं थोरैसिक यानी वक्ष के क्षेत्र में, और 8 पेयर होंगे अब्डोमिनल। ठीक है जी, यहां से ये भी क्लियर हो गया कि कितने स्पाइरेकल्स हैं। 2 थोरैसिक, 2 पेयर और 8 पेयर अब्डोमिनल। अब हम स्पाइरेकल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सेकेंड, स्पाइरेकल के अंदर क्या क्या होता है एक बार ये चीज ध्यान रखना। हर एक जो स्पाइरेकल होगा, 10 पेयर स्पाइरेकल होते हैं यूजुअली। ईच जो स्पाइरेकल है यानी हर एक स्पाइरेकल के पास हैज, क्या क्या होता है सुनना, हर एक जो स्पाइरेकल होता है उसके पास होती है एक ओपनिंग, यानी एक छिद्र है, एक ओपनिंग है जो बाहर की तरफ खुली हुई है। फिर क्या होता है? एट्रियम होता है। हिंदी वाले भी यही लिखेंगे, ओपनिंग को लिख लेंगे कि छिद्र होता है, एट्रियम को एट्रियम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे वॉल्व एपरेटस। यहाँ पे भी वॉल्व है जी। देख रहे हो सिस्टम कितना वेल डेवलप्ड है इंसेक्ट्स का। यहाँ पे भी वॉल्व है। इसके बाद फिल्टर हेयर्स होते हैं, देखो। ठीक है, फिल्टर हेयर्स यानी बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल, रेशे नुमा बाल होते हैं, जो क्या करते हैं कि भाई कोई गैस अगर अंदर आ रही है, उसमें कोई गंदगी वंदगी है ना, कोई म्यूकस, कोई इन्फेक्शियस वो ना आ जाए, तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए हेयर्स होते हैं, उन्हें हम फिल्टर हेयर्स बोलते हैं। ये 4 चीजें हैं जो हर एक स्पाइरिकल में होती है। एक छिद्र होता है, एक एट्रियम होता है, एक वॉल्व एपरेटस होता है और फिल्टर हेयर्स होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक सवाल तुमसे मैं पूछती हूँ। जैसे अपन ह्यूमंस जो होते हैं, उनकी जो नोज है, नाक, नाक के अंदर बाल होते हैं, क्या कारण है? नाक के अंदर बाल होने का क्या कारण है? यही कारण है कि जो बाल होते हैं, पहली चीज तो वो सारी गंदगी को वहीं रोक लेते हैं, अंदर नहीं जा पाती है। मिट्टी के दाने, कण, डस्ट हो गई, म्यूकस हो गई, वो यहीं रुक जाती है। ठीक है, अंदर नहीं जा पा रही है। सेम फंक्शन ये यहाँ कर रहे हैं फिल्टर हेयर्स। तो ये याद रखना, 4 चीजें। ठीक है, हर एक स्पाइरिकल के पास 4 चीजें हैं। उसके बाद इसका फंक्शन देखते हैं कि काम क्या कर रहे हैं स्पाइरिकल्स। क्या फंक्शन है स्पाइरिकल का? तो पहला काम है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ गैसेस। कि गैसेस का प्रवेश और निष्कासन, आएंगी और लीव करेंगी, आदान प्रदान। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान पहला काम।
दूसरा काम है वाटर लॉस का प्रिवेंशन, कि भाई एक्सेसिव पानी लॉस ना हो जाए शरीर से, जल हानि को रोकना। जल हानि रोकना है ना, दूसरी चीज। तीसरी चीज, जो डस्ट पार्टिकल है उन्हें फिल्टर कर रहा है, आगे लिखेंगे। यानी मिट्टी के कण। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर रहा है, धूल को रोक रहा है। ठीक है, ये 3 काम हो गए जो स्पाइरेकल करेगा। इसके बाद अगली चीज जो हम देखते हैं वो है ट्रैकिया। अगली चीज क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया जो कि है हमारी श्वास नली, ये क्या कर रही हैं? एयर कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं जो कि स्पाइरेकल्स से अराइज कर रही हैं। एयर कंडक्टिंग ट्यूब जो कि स्पाइरेकल्स से निकल रही हैं। अब ट्रैकिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एयर कंडक्टिंग ट्यूब का मतलब वो ट्यूब है जिसमें एयर कंडक्ट हो रही है, जा रही है एयर, स्पाइरेकल से एंटर कर रही है, ट्रैकिया से जा रही है। ठीक है, और स्पाइरेकल से ट्रैकिया अराइज हो रहा है। स्ट्रक्चर देखना एक बार, STR यानी स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर है, संरचना क्या है? तो सबसे पहली चीज, लाइंड इंटरनली बाय क्यूटिकल। ट्रैकिया जो होगा वो अंदर से लाइंड होता है बाय क्यूटिकल्स। ठीक है, यानी इसमें अंदर क्यूटिकल होती हैं, और जिसमें जो सर्पिल मोटाई है यानी टिनिडिया, टिनिडिया पाए जाते हैं। ठीक है, सपोर्ट होती है स्पाइरिकल थिकनिंग्स से, स्पाइरिकल थिकनिंग्स को टिनिडिया बोलते हैं। इंटरनली क्यूटिकल्स से लाइंड है। उसके बाद दूसरी चीज ये कि ये सपोर्टेड है बाय स्पाइरिकल थिकनिंग्स। जो क्यूटिकल्स है ना, एक स्ट्रक्चर है टिनिडिया, बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है टिनिडिया। टिनिडिया क्या कर रहा है? स्पाइरिकल थिकनिंग्स है, और किसको सपोर्ट कर रही है? क्यूटिकल्स को सपोर्ट कर रही हैं स्पाइरिकल थिकनिंग्स, जिनको हम टिनिडिया बोलते हैं। अब हम ट्रैकिया के अगर काम देखें, फंक्शंस क्या क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो देखना, एयर को है ना थ्रू आउट द बॉडी लेके जाएगा। ठीक है, स्पाइरिकल्स से एयर को आगे कौन लेके जाता है? ट्रैकिया। ठीक है, तो पूरी बॉडी के अंदर आगे उसको लेके जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एक एयर फ्लो बनाए रखेगा। ठीक है, लगातार की एयर आ रही है, फ्लो कर रही है, जा रही है। तो ये 2 काम है ट्रैकिया के, कैरी एयर थ्रू आउट द बॉडी। मतलब पूरे शरीर में
हवा का संचार कौन कर रहा है? ट्रैकिया कर रहा है, कैरी कर रहा है। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस एयर फ्लो मेंटेन कर रहा है। हिंदी वाले इसको लिखेंगे कि ट्रैकिया जो है वो लगातार हवा के बहाव को शरीर के अंदर बनाए रखता है, और हवा को शरीर के सारे हिस्सों तक पहुंचाने का काम किसका है? ट्रैकिया का है। ठीक है, अब हम एक बार देखते हैं कि डू वी नीड अ डायग्राम ट्रैकिया का। कुछ इस तरीके का दिखता है टीनी ये ट्रैकिया। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ इफ आई कैन। एक ट्यूब बनाई हमने, इस तरीके की हमने एक ट्यूब बनाई। ठीक है, बीच में से हमने इसको ऐसे काट दिया। ऐसे हमने इसको काट के देखा। सपोज ये एक ट्यूब का हिस्सा था, इसकी जो ओपनिंग थी, पहले हमने इसको बीच से काटा, बीच से काटने के बाद हमने एक हिस्सा इसका साइड में से डाइसेक्ट करके हम अंदर की चीजें जान रहे हैं कि इसमें अंदर किस तरीके की लेयरिंग है ना। तो इसमें सबसे पहले तो ये लेयर्स होंगी, जो लेयर्स हैं वो लेयर्स बनाएंगे। ये हम एक्चुअली ना टिनिडिया दिखाने के लिए कर रहे हैं। चलो, इसमें अब बाहर की तरफ होती हैं एपिथेलियल, जो वो हैं कोशिकाएं, क्यूटिकल्स जिनको बोलते हैं, क्यूटिक्यूलर सेल्स। कुछ इस तरीके की बाहर बन गई क्यूटिक्यूलर कोशिकाएं। ये एपिथेलियल कोशिकाएं हैं, बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हैं। अंदर हम दिखाते हैं टीनिडिया कहाँ है। हमने पढ़ा था ना, टीनिडिया थिकनिंग है, थिक वो है लेयर जो कि सपोर्ट कर रही है उसको। इसमें लेयर्स होती हैं। अंदर की तरफ हमको देखने को मिलेगी टीनिडिया। कहाँ देखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अब हम इसको एक बार लेबल करते हैं। सुनना, ये दो परतें हैं, ठीक है इसकी। एक ये जो बाहर वाली परत है, इसको अंदर वाली को हम बोलेंगे इंटिमा। ये जो अंदर की परत है ये वाली, इसको हम इंटिमा कहेंगे, इंटिमा। ये इसकी एपिथेलियल कोशिकाएं हो गई जिनको क्यूटिकल्स बोल दिया। एपिथेलियल कोशिकाएं हो गई। इसके बाद ये जो रेड कलर से हमने स्ट्रक्चर बनाए ना, इसको हम टीनिडिया बोलते हैं। ये एक थिक वो है कवरिंग, जो कि किसको सपोर्ट कर रही है? एपिथेलियल सेल्स को कवर कर सपोर्ट कर रही है ना।
इस तरीके का कुछ हमारा जो है वो दिखता है। ये ट्रैकिया है, एक ट्रैकिया को बीच में से डाइसेक्ट करेंगे, इंटिमा लेयर है, बाहर की लेयर है, क्यूटिकल्स, एपिथेलियम है, और ये रेड कलर से टीनिडिया है, ये तुम बना सकते हो। इसके बाद हम ट्रैक्यूल्स पढ़ते हैं। ट्रैक्यूल्स क्या होते हैं? ट्रैकिया खुल के ब्रांचेस में टूट रहे थे, जिनको हम ट्रैक्यूल्स बोल रहे थे। माइन्यूट टर्मिनल ब्रांचेस हैं, छोटी शाखाएं हैं, और कहां से निकल रही हैं? ट्रैकिया से। सही है। इंग्लिश में इसको लिखेंगे माइन्यूट। माइन्यूट यानी स्मॉल, ये वो मिनट नहीं है टाइम वाला। माइन्यूट टर्मिनल ब्रांचेस, माइन्यूट टर्मिनल ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम ट्रैकिया। चलो सही है, ये हो गया। ठीक है, ये हमने कर लिया कि ट्रैक्योल क्या है। अत्यंत सूक्ष्म शाखाएं हैं, है ना, छोटी एकदम छोटी, यानी इसको तुम अत्यंत छोटी कर लो, यानी काफी ही छोटी हैं, माइन्यूट हैं। इनके पास अपना, ट्रैक्यूल्स के पास अपना न्यूक्लियस भी होता है, बाकी सब भी है। अब हम इसके एक बार फंक्शन देखते हैं कि ट्रैक्यूल का काम क्या है। अच्छा, ये जो डायग्राम हमने बनाया था ना, ये ट्रैकिया का डायग्राम था। ठीक है, ये ट्रैकिया का डायग्राम है। अब हम इसका फंक्शन देखते हैं। ट्रैक्यूल जो है वो छोटी ब्रांचेस हैं किसकी? ट्रैकिया की। तो क्या करेंगी? हर एक सेल के पास लेके जाएंगी गैसेस को, और गैसियस एक्सचेंज की मेन साइट होती हैं ट्रैक्यूल्स। ठीक है, कौन होती हैं? ट्रैक्यूल्स। पहला काम, गैस को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाना। दूसरा काम, मेन साइट है ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यही गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर रह जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाती है। वेरी स्टार पॉइंट है ये वाला, मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज की मेन साइट है। इसके बाद आते हैं एयर सैक, चौथे नंबर पे। एयर सैक, एयर सैक बेसिकली वायु थैलियां हैं। क्या है? वायु थैलियां। ये क्या कर रही हैं? ये हैं जो ट्रैक्यूल्स हैं उनके पास अटैच्ड हैं, थोड़ी एनलार्ज्ड हैं, थिन वॉल्ड यानी बिल्कुल पतली दीवारों के पोर्शंस हैं ट्रैकिया के ही, है ना, ये ट्रैकिया के ही पोर्शंस हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एनलार्ज्ड यानी साइज में बड़ी हैं, थिन वॉल्ड यानी पतली झिल्ली है इस पे, पोर्शन ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के ही खंड हैं ये। ठीक है जी, चलो ये हो गए एयर सैक। एयर सैक कर क्या रही हैं? सुनना, फंक्शन क्या है? एयर को स्टोर करेगी सबसे पहले, तो सबसे पहले यहाँ एयर स्टोर होगी। ठीक है, दूसरा वेंटिलेशन में हेल्प करेगी। हेल्प यानी वेंटिलेशन में सहायता करेगी। वेंटिलेशन क्या? कि जब गैसेस अंदर बाहर जा रही हैं तो कितना प्रेशर मेंटेन करना है, अंदर बाहर कितना रहेगा, किस तरीके से कोलैप्स ना कर जाए, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी, है ना, वो सारा काम है वेंटिलेशन का। तो वेंटिलेशन हवा का बहाव बनाए रखने का काम। दूसरा बॉडी वेट को कम करने का काम। तीसरे नंबर पे
इंसेक्ट का जो बॉडी वेट है, क्योंकि भाई अगर बहुत ज़्यादा हवा उसके अंदर भर जाएगी तो उसके शरीर में वेट बढ़ जाएगा ना, तो वो हवा वहाँ रुकी ना रहे, उसका बहाव होता रहे, अंदर बाहर जाती रहे वेंटिलेशन के माध्यम से, तो इसी वजह से बॉडी वेट को कम बनाए रखता है कि कम रहे बॉडी वेट। ये भी वही देखता है बॉडी वेट कम रहे। उसके बाद यूजफुल है फ्लाइट के टाइम पे। ये क्या हो गया? बॉडी वेट लिख लेना भाई कि शरीर का जो वेट है उसको कम बनाए रखे। दूसरा यूजफुल है ड्यूरिंग फ्लाइट, कि जब कीट उड़ेगा ना उस टाइम, क्योंकि उड़ने के टाइम जरूरी है कि शरीर में कम वजन हो, शरीर में कम भार हो, कम भार होता है तभी आराम से उड़ पाएगा, तो उसको बनाए रखने का काम एयर सैक करते हैं। ठीक है, अब हम एक बार अगली इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, की श्वसन की प्रक्रिया किस तरीके से काम करती है। मोटा मोटा अगर अपन समझे ना, तो श्वसन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर हम 3 स्टेप्स देख सकते हैं कि गैस है स्पाइरिकल के माध्यम से शरीर के अंदर आएगी, फिर वहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा, और फिर उसके बाद जो काम की गैस है वो बॉडी के अंदर रह जाएगी, जो नहीं है वो बॉडी के बाहर चली जाएगी। ये है मेजर मेजर वो। ठीक है, इसको हम समझते हैं ये काम कैसे करता है। देखना, सबसे पहले होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन होगा सबसे पहले, मतलब गैस आई बॉडी के अंदर, गैस अंदर आएगी बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, यानी श्वास लेना, सांस ली, श्वास लेना यानी श्वास खींचना। सांस लेने का मतलब अपन ये भी समझते हैं कि प्रॉपर जो सांस लेके छोड़ देते हैं तब बोलते हैं हमने सांस ली, बट यहाँ हम श्वास को अंदर खींचने की बात कर रहे हैं, इंस्पिरेशन। जब इंस्पिरेशन होगा तो स्पाइरिकल खुलेंगे। ठीक है, स्पाइरिकल्स के पास वॉल्व थे ना, तो स्पाइरिकल्स ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जब स्पाइरिकल्स खुल जाएंगे उसके बाद एयर जो है वो ट्रैकिया के पास जाएगी। अब एयर कहाँ गई? एंटर कर गई ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया में प्रवेश कर जाएगी एयर। ट्रैकिया में प्रवेश करने के बाद क्या होगा? एक्सपिरेशन, सांस छोड़ दी जाएगी। और इस बीच में ट्रैक्यूल्स जो हैं वो मेन साइट हैं गैसियस एक्सचेंज की, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज कर रही हैं और वहाँ से पास करके वो वहाँ चली जाएगी। स्पाइरिकल्स है ना, रिदमिकली खुलते और बंद होते हैं, रिदमिकली यानी एक रिदम के साथ खुलते बंद होते हैं। एयर बाहर जाएगी, वेंटिलेशन रहेगा, है ना। अब्डोमिनल मूवमेंट एयर सर्कुलेशन को हेल्प करते हैं। ये तो हमने मैकेनिज्म देखा, सबसे पहले इंस्पिरेशन हुआ, स्पाइरिकल्स खुले, तीसरे नंबर पे एयर आई ट्रैकिया के अंदर। इसको करने से पहले एक चीज लिख लेना कि गैसेस जो हैं यहाँ पे लिखना, चौथे नंबर पे गैस एक्सचेंज करेंगी इन ट्रैक्यूल, उसके बाद एयर सैक के माध्यम से और ट्रैक्यूल के माध्यम से सारे शरीर के अंदर वो चली जाएंगी। एयर सैक तो ट्रैकिया के एक्सटेंशन है। एयर सैक का काम ये है कि शरीर के वेट को कम रखें, फ्लाइट के टाइम पे दिक्कत ना आए। बाकी गैसियस एक्सचेंज होगा ट्रैक्यूल में, और ट्रैक्यूल के ही माध्यम से जो गैस है वो शरीर के सारी जगहों में चला जाता है। और उसके बाद 5वें नंबर पर फिर एक्सपिरेशन होता है, जो चीज़ काम की नहीं है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट जो हम डालेंगे वो ये है कि स्पाइरिकल्स ओपन और क्लोज, यानी खुलेंगे और बंद होंगे इन रिदम। ऐसे नहीं जब मन आया खुल गए, जब मन आया बंद हो गए, मतलब पहले खुल गए फिर बंद हो गए, फिर खुल गए फिर बंद हो गए, तो ऐसे एक रिदम चलता रहता है। दूसरी चीज इसमें यह आएगी कि एयर करेगी, एयर मूव आउट करेगी, जैसे एयर बाहर गई, मूव आउट मतलब शरीर से बाहर, तो एयर जब बाहर गई, एयर बाहर जाएगी, है ना, इसमें वेंटिलेशन बना रहेगा, वेंटिलेशन यानी हवा का बहाव।
सांस का बहाव, हवा का बहाव, ठीक है, ये हो जाएगा वेंटिलेशन। और एब्डोमिनल मूवमेंट्स जो होते हैं, उदर में जो मांसपेशियां हैं वो जो मूवमेंट करती है, अब्डोमन में, उदर में जो मूवमेंट्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? वो हेल्प करते हैं एयर सर्कुलेशन में। हेल्पफुल हैं इन एयर सर्कुलेशन। हवा का जो परिसंचरण है, हवा का जो परिवहन है वो शरीर के अंदर सब जगह हो जाए, उसमें कौन रोल कर रहा है? एब्डोमिनल मूवमेंट्स। और एब्डोमिनल मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं? मसल्स की वजह से और बाकी सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है। उधर की जो गति है वो वायु संचार में सहायता करती है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। अब हम टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स अगर देखें स्पाइरिकल्स के आधार पे, ये ऑलमोस्ट खत्म होने की वर्ज पे है 10 मिनट में, हम टाइप ऑफ वो देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बार। जो श्वसन तंत्र हैं उनके टाइप्स देख रहे हैं, प्रकार देख रहे हैं स्पाइरिकल्स के आधार पे, यानी बेस्ड ऑन स्पाइरिकल्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है होलो, होलोप्न्यूस्टिक, इसको बोलते हैं होलो, PNEUSTIC, होलोप्न्यूस्टिक। इसमें जब इसको बोलते हैं ना तो होलोप्न्यूस्टिक सुनाई देता है, तो पी है ना सुनाई ही नहीं देता, साइलेंट हो जाता है, तो हम इसको होलोन्यूस्टिक बोलते हैं। बाकी तुम इसको होलोप्न्यूस्टिक बोल दो, होलोप्न्यूस्टिक, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? सारे स्पाइरिकल्स काम कर रहे हैं, सारे स्पाइरिकल्स फंक्शनल हैं। सारे स्पाइरिकल्स कार्यात्मक हैं, फंक्शनल हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बंद है कोई चालू है, सब बढ़िया है। पेरिप्न्यूस्टिक जो है उसके अंदर क्या होता है? ज्यादातर जो स्पाइरिकल्स हैं वो फंक्शनल पाए जाते हैं। पेरिप्न्यूस्टिक, पेरिप्न्यूस्टिक के अंदर मोस्ट स्पाइरिकल्स, यानी अधिक जो हैं, अधिकतम स्पाइरिकल्स वो फंक्शनल है, ज्यादातर फंक्शनल है, कुछ अनफंक्शनल है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है एम्फिन्यूस्टिक, है ना। इसको जब बोलो, किसी को बोल के बताओ तो बोलना एम्फीन्यूस्टिक, पेरीन्यूस्टिक, होलोन्यूस्टिक। पर जब लिखो या याद करो तो पी बीच में अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अगर याद पेरीन्यूस्टिक एम्फीन्यूस्टिक करोगे तो पी याद ही नहीं रहेगा और स्पेलिंग गलत हो जाएगी। याद करना एम्फीप्न्यूस्टिक, पेरीपिन्यूस्टिक, ठीक है। एम्फीन्यूस्टिक, इसमें केवल एम्फीन्यूस्टिक में एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइरिकल फंक्शनल होते हैं, ओनली एंटीरियर, यानी जो अग्र है, आगे है अग्र क्षेत्र में, एंड पोस्टीरियर जो सबसे पीछे है। सिर्फ दो ही स्पाइरिकल फंक्शनल होते हैं, बाकी सब फंक्शनल नहीं होते हैं, कार्यात्मक नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओनली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइरिकल जो हैं वो फंक्शनल पाए जा रहे हैं, फंक्शनल यानी कार्यात्मक, ठीक है। उसके बाद मेटाप्न्यूस्टिक आता है। यार कॉलेज के बच्चे हो तो मैं इतना आप लोगों से शायद आई होप एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग इस तरीके के जो बाइलिंगुअल नोट्स होते हैं, अगर आप चाहते ही हो कि आपको आइडियल हिंदी इंग्लिश में ही बनाने हैं तो मैं प्रोनाउंस हर तरीके से करती हूँ। अगर आपको लिखना ही है तो आप वही लिख लिया करो, है ना। जिसको प्रॉपर हिंदी में लिखना हो प्रॉपर हिंदी में लिख लो, जो प्रॉपर इंग्लिश में लिखना है वो वैसे लिख लो। मैं दोनों तरीके से प्रोनाउंस करती हूँ, पर नोट्स इसी फॉर्मेट में आएंगे। द रीजन बीइंग पढ़ने में कन्वीनियंट रहता है ना। आई होप आप लोग लेक्चर के फ्लो को एंजॉय कर रहे होंगे। आई नो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, आई नो थोड़ा सा हम ज़्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू
जितना आपको अवेलेबल पाया जाता है 10-12 लेक्चर्स में इसको रैप कर दिया जाता है, बट 10-12 लेक्चर्स में रैप करके आप बेसिक्स तो क्लियर नहीं कर सकते हैं, थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना। सबसे पहले बार में जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं तो वक्त देना पड़ता है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ढंग से सारी चीज़ें कर लें। जो मेटापन्यूस्टिक है इसमें देखना केवल पोस्टीरियर स्पाइरिकल फंक्शनल होता है, जो पीछे स्पाइरिकल है वो फंक्शनल है, बाकी सारे अनफंक्शनल है। ठीक है, हमने देखा 10 पेयर होते हैं, 2 थोरेसिक होते हैं, 8 अब्डोमिनल पेयर स्पाइरिकल्स होते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एम्फिन्यूस्टिक में यानी एक थोरेसिक का और लास्ट वाला एक अब्डोमिनल वाला स्पाइरिकल फंक्शनल है, बाकी सारे कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मेटापन्यूस्टिक में एक लास्ट अब्डोमिनल वाला जो स्पाइरिकल है वो फंक्शनल है, बाकी कोई कोई काम नहीं कर रहा है। उसके बाद एपन्यूस्टिक करके भी आता है एक, जिसमें होते ही नहीं है स्पाइरिकल्स। एपन्यूस्टिक में स्पाइरिकल्स एब्सेंट हैं, पाए ही नहीं जा रहे, ये हो जाएगा एपन्यूस्टिक, है ना। अब हम एक बार एक्वेटिक इंसेक्ट्स का भी रेस्पिरेशन देख लेते हैं, ये हम कर चुके हैं। होलोपन्यूस्टिक जिसमें सारे हैं, पेरिप्न्यूस्टिक में ज़्यादातर फंक्शनल है, एम्फिन्यूस्टिक में केवल एंटीरियर और पोस्टीरियर फंक्शनल है, मेटान्यूस्टिक में पोस्टीरियर है और एपन्यूस्टिक में स्पाइरिकल्स हैं ही नहीं। इसके बाद हम जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं हमारे, उसमें भी देखते हैं। कुछ होते हैं ना, जैसे मॉस्किटो का लार्वा है वो पानी में होगा, है ना। तो जो बीटल, वाटर बीटल्स वगैरह हैं ये होते हैं, ये पानी वाले हैं, तो इनके अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। इसका टाइटल हिंदी वाले डालना, जलीय कीटों में श्वसन। जलीय कीटों में श्वसन किस तरीके से होता है, मेरी बात को सुनना। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, मतलब स्किन के माध्यम से, त्वचा के द्वारा श्वसन ये करते हैं। इनके पास ट्रैकियल गिल्स भी होते हैं, गिल डेवलप हो जाते हैं। दूसरा, इनके पास साइफोन भी होता है रेस्पिरेशन के लिए, जैसे जो मॉस्किटो का लार्वा होता है ना, उसके पास साइफोन पाया जाता है। एयर बबल रेस्पिरेशन है, यानी पानी में बुलबुले, वायु के बुलबुले बना के, जो डाइविंग बीटल होते हैं वो इंसेक्ट्स हैं जिनमें पानी के बुलबुले बना के, है ना, रेस्पिरेशन होता है एयर के बुलबुले बना के। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे ये रेस्पायर करते हैं। सबसे पहला एयर बबल रेस्पिरेशन, आर यानी रेस्पिरेशन है। इसमें वायु के बुलबुले बनाकर श्वसन किया जाता है। एग्जाम्पल इसका डाइविंग बीटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइविंग बीटल्स। ठीक है, उसके बाद कुछ क्यूटेनियस भी करते हैं। त्वचा के माध्यम से। कुछ के पास ट्रैकियल गिल्स डेवलप हो जाते हैं। ट्रैकिया में गिल्स डेवलप हो जाते हैं। और एक होगा साइफोनिंग द्वारा। साइफोनिंग द्वारा, साइफन के द्वारा, पता है किसमें? साइफन एक स्ट्रक्चर है, साइफन के द्वारा। इसको देखना है ना, साइफन को देखना है एक बार, ये मॉस्किटो के लार्वा में होता है, मच्छर का जो लार्वा है उसके अंदर, है ना। ठीक है, और इसको गूगल करना, ये होमवर्क तुम्हारा, कि मॉस्किटो के लार्वा को क्या बोलते हैं, मतलब साइंटिफिक नेम नहीं, मतलब मॉस्किटो के लार्वा को जनरली क्या बोलते हैं, है ना। ये देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि मॉस्किटो के लार्वा का कॉमन नेम क्या है। ठीक है, अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस को देखते हैं ओवरऑल, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कर क्या रहा है। अब खत्म हो चुकी है डेप्थ, अब हम बेसिक बेसिक देख लेते हैं जो हमारा कंक्लूजन है।
श्वसन तंत्र जो है फीचर्स है ना, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो है, पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बता देती हूँ। इसमें सबसे पहली चीज है ऑक्सीजन की सप्लाई, कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई हो पाए। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कीटों के काम की चीज नहीं है, उसको बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाए तो वो रिमूव हो जाए। उसके बाद एनर्जी रिलीज हो, जो ऊर्जा बन रही है, वो ऊर्जा बनाने के लिए ऊर्जा जरूरी होती है कि सारी रिएक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए, और रिएक्शंस होने के बाद भी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, जो चयापचय उपापचय की क्रियाएं हैं वो सपोर्ट हो रही हैं। तो इसके अंदर 4 चीजें होंगी। ऑक्सीजन सप्लाई, पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई हो जाए। CO2 का रिमूवल, क्योंकि CO2 हमारे काम का नहीं है तो अच्छा, CO2 का रिमूवल। उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी, है ना, और एनर्जी रिलीज यानी जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। और मेटाबॉलिज्म, जो चयापचय की क्रियाएं हैं उसको भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ये 4 चीजें हो गई जो हमारा इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा है। बाकी और इसके और फीचर्स मैं पीछे जब बिगिन किया था लेक्चर वहां पे मैंने करवाया था। ठीक है, अब इसमें है ना, मैं तुमको ऐसा करती हूँ, 2 क्वेश्चंस लिखवा देती हूँ, मतलब इस पे रेस्पिरेटरी पे, और 2 हम सर्कुलेटरी पे लिख लेते हैं। जब ये पूरा लेक्चर कर लो तो एक बार सब बंद करके उसको आंसर करने का ट्राई करना, ठीक है, जिससे तुम्हारा ये वाला डाउट भी हो जाएगा कि क्वेश्चन नहीं हो रहे। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें हम डालते हैं कि हीमोलिम्फ का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी उसकी संरचना और फंक्शंस। एक हम ये देख सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि कीटों का जो श्वसन तंत्र है उसे डिस्क्राइब कीजिए, उसे पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या होता है, तो आप वो कर सकते हैं। और ये इनको आराम से 10-10 नंबर का तुम लोग फॉर्म कर सकते हो। काफ़ी लेंदी आंसर्स इसके बिल्ड हो सकते हैं, इतना कंटेंट तो मैंने करवाया है कि तुम कर सकते हो आराम से। इसके बाद 2 हम और डाल लेते हैं। एक और लिख लो, विभिन्न प्रकार के स्पाइरिकल्स को समझाइए, यानी एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइरिकल्स। ये भी हम लेक्चर में इंक्लूड कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आपका रैप करते हैं लेक्चर रेस्पिरेशन का। अगले लेक्चर में मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे हम आपका नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।